पड़ गई बारिश तेज हो रही है। तेज तो हो रही है और क्या हो रही है? तुम्हें नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो साद, सलीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यार आ रही है बस सर। इनको मेरी आवाज़ क्यों नहीं आती है? पिफा ऑफिस होस्ट, इनको मेरी आवाज़ नहीं आती है, मैं बोलता हूँ तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी जी, वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है। ठीक है, बस ठीक है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, बाय द टाइम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जॉइन अस, if anybody of you have any queries with respect to our previous lectures, they can ask. साद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, वो लेटर जो हमने पढ़े, तो लेटर का जो हमने टॉपिक पढ़ा था जी उसमें जी सैल्यूटेशन, डेट वगैरह, रेफरेंस वगैरह सब था। उसमें नंबर थर्ड पे जो था एड्रेस वगैरह वो सब, जॉब टाइटल वगैरह, उसमें एड्रेसिंग जी। मैन और एड्रेसिंग वुमेन का वो पूरा कॉलम समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। जी।
जी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी विजिबल है। कहाँ पे, किस पेज नंबर पे है बताएं? तो शुरू में लेटर, जहाँ पूरा लेटर का स्पेसिमेन बना हुआ है शुरू में। ये जी जी नीचे, जी सर नीचे 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 इसकी थ्योरी पे, पॉइंट नंबर 3 थ्योरी, नीचे थ्योरी। थ्योरी? बेटा थ्योरी का तो वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ। एक पेज नीचे सर, एक पेज नीचे। अच्छा एक पेज नीचे, अच्छा। जी 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 जी। ये रिव्यूज नेम्स एंड एड्रेस में एड्रेसिंग मैन के नीचे से, एड्रेसिंग मैन के नीचे से। अच्छा अक्रॉस द कॉमनवेल्थ जी 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 इट बिल्कुल इज इधर से। यूज। ये पूरा अक्रॉस द सेक्शन समझ नहीं आया था। कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि यूरोपियन मुल्कों का एक कलेक्शन है जिसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। ठीक। ठीक है, जैसे शेंजन रीजन होता है, ठीक है जी, जैसे हम एशिया पैसिफिक रिम कहते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। इसी तरह हम जी यूरोपियन ममालिक कहते हैं। इसी तरह कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, उनका इसने हवाला दिया हुआ है कि अक्रॉस द कॉमनवेल्थ कंट्री इज इट इज यूजुअल टू यूज इनिशियल्स प्लस सरनेम। इनिशियल का मतलब होता है कि जैसे मेरा नाम केनेथ हेनरी है, ठीक है जी, तो मैं अपना पूरा नाम लिखने की बजाय मैं के हेनरी लिखूं। या अच्छा। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का नाम है सैयद मोहम्मद शाहिद शबीर खान, ठीक है जी, अब ये काफी खासा लंबा नाम है, तो जी इसमें उसको थोड़ा शॉर्टन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको SM शाहिद शबीर खान कर देंगे। जी आप समझ रहे हैं? यानी कि जी जी बिल्कुल आपने उसको समझ शुरू के जो नाम है उनके इनिशियल्स इस्तेमाल कर लिए, और जो बाकी नाम था उसका आपने सरनेम इस्तेमाल कर लिया पूरा। गया। जी आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल तो ये समझ रहा हूँ। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई कोई नाम जरा लंबा है, वन जी नेम इफ वन नेम कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मोर देन 3 to 4 वर्ड्स, देन इट इज पॉसिबल कि आप उसके जो शुरू के नाम हैं उनका सिर्फ आप इनिशियल इस्तेमाल करें, एंड द जी। सर नेम जिसको हम लास्ट नेम कहते हैं उसको आप पूरा लिखें। और ई जैसे एस मेरा क्यू। नाम केनेथ, ESQ जो है इस पे देखें, नोट भी नीचे लिखा हुआ है, ESQ is short for Esquire, which historically was used to denote a person of a certain social status। अच्छा, अब आजकल जैसे जूनियर वर्ड इस्तेमाल होता है, JR, जी ठीक है जी, तो जूनियर को पूरा लोग नहीं लिखते हैं, लोग JR जे लिखते हैं। आर लिख सही। वैसे अब जो है ये चीज भी अब इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब जो आपका पूरा प्रॉपर नाम होता है वो लिखा जाता है। जस्ट इन केस अगर आपका नाम थोड़ा लंबा है तो उसको फिर इनिशियल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये पुरानी रिवायत थी कि आप ESQ लिखें, या आप JR लिखें, या आप FR लिखें, जो कि कई बार मतलब आपका सोशल स्टेटस को इंडिकेट करते थे। तो मतलब ऑब्सलीट है टेक्निकली, ये अब। हाँ टेक्निकली अब ऐसा लिखा नहीं जाता है। सिर्फ चंद कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, ये आपके ऑथर ने बताया भी है कि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इस्तेमाल होता है। सही। ठीक है, जी इसी तरह देखिए उसने एग्जांपल दी है USA और कनेडियन कंट्रीज की। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनेडियन कंट्रीज मेल रेसिपिएंट्स, द कन्वेंशन इज नॉर्मली मिस्टर प्लस फर्स्ट नेम प्लस इनिशियल्स प्लस सरनेम। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल नाम है सैयद मोहम्मद शाहिद शब्बीर खान या मोहम्मद शाहिद शब्बीर खान, तो वो क्या करेंगे कि पहले नाम को इनिशियल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। जी। मतलब सर इसमें इन लोगों ने रीजियंस और कंट्रीज के हिसाब से इन्होंने नेम की हाँ अरेंजिंग बताई है। लेकिन ये कोई, जी जी, लेकिन ये कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, दिस इज जस्ट अ जी प्रैक्टिस। जस्ट प्रैक्टिस। ओके ओके ठीक। जस्ट अ प्रैक्टिस। जैसे अगर किसी का नाम है हसीब अहमद खान, ठीक है, जी तो वो लिखेंगे मिस्टर हसीब A खान। सही। मतलब फर्स्ट नेम वो लिखेंगे, फिर मिडिल नेम का इनिशियल इस्तेमाल कर लेंगे और लास्ट नेम लिख लेंगे, सही। ठीक है। फॉर अदर कंट्रीज यूज द फॉर्मेट स्पेसिफिक टू दैट कंट्री। अब हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो पसंद करते हैं कि वो पूरा नाम लिखें, हमारे यहाँ पे ये इनिशियल्स इस्तेमाल करने का रिवाज नहीं नहीं होती। है, नहीं सही। होता। जो जी भी आपका पूरा नाम है वो पूरा नाम लिखा जाता है।
तो ये बेसिकली अक्रॉस द वर्ल्ड के लिए आपके ऑथर ने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इसी तरह विमेन को एड्रेस करने की इसने एग्जांपल्स दी हैं। ठीक है समझ गया सर मैं, जी सर समझ गया, थैंक यू सर। जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव जस्ट वन टॉपिक लेफ्ट फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 7, and that is minutes of the meeting. We will be quickly discussing the minutes of the meeting, and thereafter we will be starting a new chapter on business reports. I would like to spend a lot of time on explaining you the concept of business reports and explaining you each and every part of a report so that you clearly and comprehensively understand that what is each part intended to do, what role does it play, and why it is so important. So let's begin our discussion today with minutes of the meeting. Yes, minutes of the meeting basically जो हैं वो इसलिए लिए जाते हैं। पहले तो मिनट्स होते क्या हैं? मिनट्स ये होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर 4 लोगों की मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो in that meeting there needs to be somebody who is noting down that what is being discussed in the meeting. For example, if nowadays many organizations have the facility of getting their meetings recorded, either audio recording or video recording. But for example, you have an organization where such recording facility is not available. In such a case, you will require a person who knows how to record minutes of the meeting. When we use the word minutes of the meeting, it is a terminology which denotes that whatever participants are present in that particular meeting and whatever they say to each other is documented, is noted down. It is noted down so that whatever has been discussed and whatever decisions have been taken inside the meeting, those are documented for any future reference as well as for audit trial, as well as for the fact that you should be aware that what you have said, so that in case of any need, responsibility can be fixed on a certain employee. Therefore, minutes of the meeting are very critical in terms of what you speak within the meetings, because normally in the business world when meetings are called principally for two reasons. Number one is for brainstorming, and number two reason is that certain decision is required to be made. And when you vote for a certain decision, uh, or you come against a certain decision or come in favor of certain decision, you have to stand with it. You have to take responsibility of your decision. And since it is very important that people who took this decision take their responsibility, so it is very important in terms of audit and also in terms of proper record keeping for the organization, that your decisions are recorded in a piece of document which is known as the minutes of the meeting. Now, how does your book explain this? A note or summary covering points to be remembered, a memorandum, an official record of the proceedings of a meeting. Minutes are a formal record of the facts of a meeting. These reasons why they are prepared are to form a basis for discussion for the next meeting. जब भी कोई भी मीटिंग होती है तो उसके अंदर ये चीज भी डिस्कस होती है कि हम नेक्स्ट मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे. Students, can you please spare me for a minute? Please, I'll be back in 1 minute. Sorry.
जी सॉरी, कैन यू हियर मी? आई एम बैक। यस सर। अच्छा जी, द सेकंड reason which your book says is that, as I have already told you, that whatever is discussed needs to be documented for any future reference and to fix responsibility. As a reminder to those present what was discussed. Obviously, it also serves as a reference. These and this point is almost same. To remind everyone of the action points that were agreed to whom and by and when. जब भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे जाते हैं तो उसके अंदर एक्शन पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जब डिसीजंस लिए जाते हैं तो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा और उनको इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी और किससे उसके ऊपर अपडेट मांगी जाएगी, ये चीज भी ड्यूरिंग द मीटिंग फिक्स की जाती है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखी जाती है। तो इसलिए ये भी इसका एक रीजन होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाने का कि आपने जो भी चीजें डिस्कस की हैं उसकी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें और एक्शन पॉइंट्स को लिख सकें कि जो हमने डिस्कशंस की हैं उस पे हमने एक्शंस क्या क्या परफॉर्म करने। स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि पैटर्न क्या होता है या फॉर्मेट क्या होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग का? नंबर वन, इट हैज नेम. Obviously there is name of a meeting, whether the meeting is a brainstorming session of about a new possible product, whether brainstorming session is regarding an issue we are facing with the quality of our product, whether there could be a meeting which has been called to discuss the possibilities that how can the company mend their relationship with their dealers or with their franchisees. And there can be hundreds and thousands of names of meetings. Basically, the main agenda of the meeting becomes the name or title of that meeting. The second part is the purpose, that why this meeting is being called, what is expected from the participants. It is clearly written in this section of the meeting of minutes of the meeting that whether the management is expecting that you take a certain decision in this meeting or just a brainstorming exercise is required, and what are other purposes of the meeting. For example, if you want to say something to each other. Uzair Saeed is saying that voice is unclear. Guys, can anybody else confirm whether my voice is breaking? Salim No, Saab, sir. Clear. No, सही sir. आ रही Clear. है? Yes, Uzair, sir. Clear. Uzair, voice is clear. Please check your connection, or either leave the meeting and come back, join again. Then you write the location, time and date. It is very important कि जब आप invite भेजें, ठीक है, तो उसके अंदर और जो minutes of the meeting है उसके अंदर भी ये चीज दर्ज की जाए कि मीटिंग कहाँ पे हुई थी, यानी कि उसका फिजिकल लोकेशन क्या था, किस टाइम पे हुई थी, कितने ड्यूरेशन के लिए लास्ट की थी और किस डेट को हुई थी। फिर चौथे सेक्शन में यू विल राइट के उसके अटेंडीज कौन कौन थे। अच्छा, इसके अंदर कई कई बार ऐसा होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ अटेंडीज इनविटेशंस होती हैं दैट डज नॉट इक्वल द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड दैट पर्टिकुलर मीटिंग, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपोलोजाइज कर लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो अदर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में बिजी होते हैं। तो इन दैट केस लोग जो है अपनी जो है अपॉलॉजी भेज देते हैं, उसको भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में दर्ज किया जाता है। हर मीटिंग का एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, जो कि मुकर्रर किया जाता है। नॉर्मली चेयरपर्सन हर मीटिंग का वो होता है जो सबसे सीनियर आदमी होता है या वो होता है जिसका स्टेक सबसे ज्यादा होता है। अटेंडीज की लिस्ट कि किन किन लोगों को इनवाइट किया गया है इस मीटिंग में, लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, मोस्ट सीनियर फर्स्ट, ये चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है। नाम लिखते वक्त के जो सीनियर लोग होते हैं उनका नाम पहले लिखा जाता है और इसी तरह एक डिसेंडिंग ऑर्डर में तमाम अटेंडीज का नाम इंक्लूड किया जाता है अटेंडीज की लिस्ट में, जो कि मीटिंग की इनविटेशन में भी मौजूद होती है और मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी मौजूद होती है। एब्सेंट अटेंडीज हु हैव सेंट देयर अपॉलॉजीज फॉर एब्सेंट, और इसी तरह मिनट्स ऑफ द मीटिंग में ये चीज स्पेसिफिकली रिकॉर्ड की जाती है कि किन किन को इनविटेशन गई थी और उनमें से कितने लोग नहीं थे आए और उन्होंने एक रिटन अपॉलॉजी सेंड की थी और उसकी वजह क्या थी। The next section is when a voting quorum was
present, whether a voting quorum was present. अच्छा, जितनी भी कमिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है और या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है. हर बोर्ड की सब कमिटीज होती हैं. बोर्ड इटसेल्फ एक कमेटी है और बोर्ड की सब कमिटीज होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्लायंस एंड कंट्रोल कमेटी होती है, फाइनेंस की कमेटी होती है, एक्सपेंडिचर कंट्रोल की कमेटी होती है, जो कि बेसिकली सब कमेटी होती है फाइनेंस कमेटी की, और बोर्ड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, बोर्ड ऑडिट की कमेटी होती है, बोर्ड की एचआर से रिलेटेड चीजों की एक कमेटी होती है. तो इस तरह अगर किसी की कोई फॉर्मल कमेटी बनी हुई है जिसकी मीटिंग बुलाई गई है, तो उस कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखे जाते हैं, जिसको TOR भी कहा जाता है. TOR का डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी कमेटी की जो वर्किंग है उसको डॉक्यूमेंट किया जा सके कि ये कमेटी एक्ट कैसे करेगी, उसका कंडक्ट क्या होगा, कौन कौन से काम उसको करने की इजाजत है और कौन कौन से काम उसको करने की इजाजत नहीं है. TOR इज लाइक अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ब्रॉडली ये चीज मेंशन्ड होती है कि वो पर्टिकुलर कमेटी जिसके लिए TOR लिखा गया है वो जो है, यार अभी इतनी देर के बाद भी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, वाई? तो साद वहीद मेरा हाल डिस्कनेक्ट हो गए होंगे. ओके, तो ऐसी जो कमेटीज होती हैं उनके TORs की ये रिक्वायरमेंट होती है कि फॉर एग्जांपल अगर 10 मेंबर्स हैं एक कमेटी के, तो उसके अंदर एक मिनिमम थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया जाता है कि जी इससे कम मेंबर्स होंगे तो मीटिंग नहीं होगी. ठीक है, उस चीज को कोरम कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर 10 मेंबर्स हैं मीटिंग के, तो TOR में लिखा जाता है कि जी कम से कम 6 मेंबर्स मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी. तो जो 6 का जो फिगर है उसको कोरम कहा जाता है. ये जो वर्ड लिखा हुआ है कोरम, तो इसीलिए इसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि वेदर अ वोटिंग कोरम वाज प्रेजेंट और नॉट, यानी कि जब मीटिंग हुई थी तो मीटिंग का जो रिक्वायर्ड कोरम था क्या वो मौजूद था या नहीं था. इन 99% ऑफ द केसेस अगर कोरम पूरा ना हो तो मीटिंग होती ही नहीं है. लेकिन देर आर सम सिनेरियोज जहां पे कोरम पूरा ना भी हो तो भी मीटिंग करनी पड़ती है फॉर प्रैक्टिकल रीजन. तो मीटिंग जब भी हो जाए उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखना लाजिम हो जाता है. Whether meeting from a previous meeting, whether minutes from a previous meeting were approved and whether necessary corrected. जब भी कोई भी मीटिंग होती है तो वो सबसे पहले इस चीज से शुरू होती है कि जो उसी टॉपिक के ऊपर पिछली मीटिंग हुई थी या उसी कमेटी की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए थे उन पे क्या स्टेटस है. तो उसके लिए जो पिछली मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे वो देखे जाते हैं और उन पे स्टेटस मांगी जाती है लोगों से जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था उस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जो कि पहले हुई थी. उस पे फिर सबसे पहले अपडेट दी जाती है. इसलिए इन्होंने लिखा हुआ है कि वेदर मिनट्स फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग वर अप्रूव्ड एंड वेर नेसेसरी करेक्टेड, कि मतलब जो प्रीवियस मीटिंग थे क्या वो अप्रूव हो गए थे. अप्रूव होना मीटिंग ऑफ द मिनट्स का क्या मतलब होता है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. फिलहाल आप ये समझे कि जब भी नई मीटिंग शुरू होती है तो पिछली मीटिंग के जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं उनको रेफर किया जाता है, देखा जाता है कि पिछली बार हमने क्या फैसले लिए थे, उन फैसलों पे अभी तक क्या रद्द अमल हो चुका है, क्या हमने एक्ट कर चुके हैं और क्या चीजें रह गई हैं. जब हम ये कहते हैं कि कोई भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग अप्रूव हो गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग हुई जिसके 4 मेंबर्स थे और 5th मेंबर जो था उसमें वो मिनट ऑफ द मीटिंग ले रहा था, ठीक है, और उस 5th मेंबर ने जब मीटिंग खत्म हुई उसके 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख के जो 4 अटेंडीज थे उनको वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग ईमेल कर दिए. जब उन्होंने ईमेल किए तो ईमेल करने का मकसद ये है कि जब मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे जाते हैं तो जितने भी उसके अटेंडीज होते हैं उनके ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ें और पढ़ के उनको अप्रूव करें. इसलिए ताकि ये चीज इंश्योर की जाए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने मीटिंग में उन्होंने बात की थी क्या उसी कॉन्टेक्स्ट में चीजें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं. इसीलिए उनसे पढ़वाया जाता है, हर मेंबर से पढ़वाया जाता है और उनसे अप्रूवल ली जाती है. जब तक सारे मेंबर्स की अप्रूवल्स ना आए तब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग फाइनलाइज नहीं होते हैं.
जब भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग की अप्रूवल ली जाती है तो उसका एक टाइम सेट कर लिया जाता है कि जी 3 दिन के अंदर अंदर आपने इसकी अप्रूवल देनी है, और अगर आपको कोई रिजर्वेशंस भी हैं तो वो भी आपने 3 दिन के अंदर अंदर बताना है। तो उसका एक थ्रेशोल्ड मेंटेन डिफाइन कर लिया जाता है जो कि TORs में होता है। टॉपिक्स डिस्कस्ड एंड पॉइंट्स मेड, ऑब्वियसली जो करंट मीटिंग है उसके अंदर जो एजेंडा पॉइंट्स थे, उन एजेंडा पॉइंट्स पे क्या डिस्कशंस हुई हैं, क्या किस किस अटेंडी ने क्या चीज कहा, क्या क्रिटिसिज्म्स किए गए, किन चीजों की तारीफ की गई, किन चीजों के ऊपर फैसले सुनाए गए, किन चीजों के ऊपर तनकीद की गई, ये सारी चीजों को जो है लिस्ट किया जाता है। जब लिस्ट किया जाता है तो इस तरीके से किया जाता है कि पर्सन टू पर्सन चला जाता है, अटेंडी टू अटेंडी चला जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए ने इस बारे में क्या कहा उसको लिखा, पर्सन बी ने इस बारे में क्या कहा उसका लिखा। फिर उन सारे लोगों के जब मिनट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर डिसीजंस लिखे जाते हैं कि फैसला क्या हुआ था इसके अंदर, सब ने किस पॉइंट पे एग्री किया था कि ये चीज डॉक्यूमेंट की जाती है। एक्शंस अग्रीड इंक्लूडिंग हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्शन एंड व्हेन मस्ट बी कंप्लीटेड एंड बाय व्हाट टाइम, ये चीज भी लिखी जाती है कि जो फैसले हुए थे उन फैसलों के ऊपर जो है अमल कैसे होगा, कौन करेगा, और उसको पे रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाएगा। For formal meetings, the secretary or chairman should sign the meeting of the previous once they have been approved. और जो फॉर्मल मीटिंग की कमिटीज होती हैं या फॉर्मल सब कमिटीज बनती हैं, उनकी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं वो बाकायदा साइन होते हैं, साइन ऑफ होते हैं उसके ऊपर। और कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनमें तमाम अटेंडेंट्स जो होते हैं वो सब साइन करते हैं एज अ टोकन ऑफ देयर एग्रीमेंट। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का जो रियल मकसद होता है वो ये होता है कि लोगों को अपने कहे पे जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराना। लोग कॉरपोरेट लीडर्स गुस्से में आके या इश्तियाल में आके या एक्साइटेड होके बहुत कुछ कह देते हैं। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है और एक ऐसा ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है जो कि हमेशा मीटिंग के अटेंडीज को ये याद दिलाता रहता है कि जब भी आपने मीटिंग में बैठना है आपने सोच समझ के बात करनी है, क्योंकि जो बात भी आप कर रहे हैं वो चीज नोट हो रही है, ठीक है। एंड वॉट एवर यू से देन यू हैव टू स्टैंड बाय योर वर्ड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो हैं जब भी कोई भी मीटिंग अटेंड करें उसके अंदर यू शुड बी क्लियर दैट व्हाट आर यू सेइंग। इसलिए देखें कि जितने भी अटेंडीज जब मीटिंग पे जाते हैं तो वो अपने नोट्स प्रिपेयर करके जाते हैं, उनको पहले से पता होता है क्योंकि एजेंडा का आइटम तो पहले ही सर्कुलेट हो जाता है ना इनविटेशन के साथ। तो क्योंकि उनके पास एजेंडा पहले से होता है तो उनको वो पहले से प्लान करके रखते हैं कि हमने मीटिंग में क्या बात करनी है। इससे वो ये चीज इंश्योर कर लेते हैं कि हम मीटिंग में कोई भी ऐसी बात ना करें जिसका कल को हमें कोई नुकसान उठाना पड़े या कल को हमें उससे रिवर्ट बैक होना पड़े। बेसिक जो मकसद होता है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग का वो ये होता है। और फिर से मैं रीइटरेट करूंगा दैट मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज एन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट। ओके जी, लेट्स लुक एट सम ऑफ द गाइडलाइंस जो कि आपके ऑथर ने दी हैं कि हम अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग को किस तरह बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। क्या मसले होते हैं नॉर्मली जो कि मिनट्स लेने वालों को आते हैं और उन मसलों को हम कैसे डील कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। सम कॉमन प्रॉब्लम्स इंक्लूड हाउ टू एक्चुअली टेक द मिनट्स ड्यूरिंग अ मीटिंग। अब जाहिर है ये एक जो है चैलेंज होता है किसी भी एक इंसान के लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने में कि भाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिए कैसे जाए। मिसाल के तौर पे मीटिंग हो रही है, एक इंसान ने बड़ी जल्दी से बहुत बड़ी या बहुत टेक्निकल कोई बात कर दी जो कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने वाले को समझ ही नहीं आई, फिर उसके फौरन बाद किसी और ने कोई बात कर दी, फिर 3-4 लोग एक साथ बोलना शुरू हो गए। अब जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने वाला था वो कंफ्यूज हो गया कि यार अब इसमें से मैंने लिखना क्या है, अब वो भूल भी गया कि किसने क्या कहा था, ठीक है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको कि नॉर्मली शुरू में जब लोग मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेना शुरू करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अभी हम ये प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर आगे इसके ऑथर ने सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं कि इनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। व्हाट स्टाइल टू अडॉप्ट।
हर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने वाले का अपना एक स्टाइल होना चाहिए कि वो उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी अटेंडीज की वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ की वर्ड्स को नोट डाउन करे, और उसकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए कि उसको वो की नोट पढ़ के वो पूरी बात को रिकॉल कर ले कि उन्होंने बात क्या की। अब हम तो बात कर रहे हैं कि ऐसी मीटिंग की जिसमें 3-4 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, ऐसी मीटिंग्स होती हैं। तो उन मीटिंग्स के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेना और भी मुश्किल होता है, लेकिन उसके अंदर उसका हल फिर ये होता है इस इतने बड़े ग्रुप्स का कि आप फिर जो है रिकॉर्ड करते हैं उनको, क्योंकि इतने सारे लोगों की बातें एक वक्त में रिकॉर्ड करना और उनको सही तरीके से इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फिर ऐसी सिचुएशंस में अगर बड़ी अटेंडीज होते हैं तो उनको फिर रिकॉर्ड किया जाता है। हाउ मच इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड, आपको एज एन एक्सपर्ट ये चीज पता होनी चाहिए कि आपने कौन सी चीज इंक्लूड करनी है और कौन सी चीज को एक्सपंज कर देना है, कौन सी चीज को इंक्लूड नहीं करना है। अक्सर मीटिंग्स में झगड़े भी हो जाते हैं लोगों के, तो आप झगड़ों को नोट डाउन नहीं करते हैं। अक्सर लोग बैड वर्ड्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन उनको नोट नहीं किया जाता। ऐसा शाज़र और नाजिर होता है, लेकिन ऐसा होता है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाउ टू ले देम आउट, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आपने नोट डाउन की है उसको आपने कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करना है, ताकि जब आप मिनट्स लिखने को आए तो आप चीजों को उनकी करेक्ट कैटेगरी में कर सकें। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप चीजों को कैटेगरीज में कर देंगे तो उनको आपके लिए मैनेज करना लिखने वक्त मुश्किल आसान हो जाएगा। टू हेल्प एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स यू शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हेन आर द मिनट्स नीडेड बाय, यानी कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो कब तक चाहिए और किन किन को चाहिए। हु दे विल नीड सेंडिंग टू, किस किस को भेजने पड़ेंगे ये। व्हाट लेवल ऑफ डिटेल शुड बी इंक्लूडेड, ये मोस्ट अहम चीज जो है ना इसके अंदर वो ये है कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसके अंदर आपने किस हद तक डिटेल को इंक्लूड करना है। हो सकता है कि कोई मीटिंग है जो कि 4 घंटे चली थी और उस 4 घंटे के दौरान बेतहाशा इन डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस हुई थी। अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर ये डिसाइड करना कि यार क्या हमने सारी चीजें लिखनी है, क्या हम सिर्फ एक नरेटिव लिख रहे हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ ये लिख देना है इस बंदे ने ये कहा, इस बंदे ने ये कहा और इस बंदे ने ये कहा। नहीं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब ये नहीं है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब ये है कि जो भी बात किसी अटेंडी ने की है उसका क्रक्स क्या है, और अगर उसके क्रक्स को समझने के लिए किसी डिटेल की जरूरत है तो वो डिटेल उसमें इंक्लूड की जाए। इस चीज को जज करने के लिए आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये चीज जज करें कि कितने लेवल ऑफ डिटेल की जरूरत है। This will depend on the type of meeting. Obviously, the more formal a meeting, the greater the level of detail that will be required in order to protect all participants and comply with formal rules of the meeting. For an informal meeting, summaries or a simple list of action points may well be sufficient. मेरा आपको मशवरा यही है as an experienced presenter as well as an experienced employee of the corporate world, मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग अगर लेने का आपको मौका मिले, या मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप लेंगे नहीं तो कम से कम आप साइन कर रहे होंगे उसको, तो आप अपना जो तरीकेकार है उसको आप स्टैंडर्ड रखें। ये जो बाइफर्केशन होती है कि इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं या फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, ये जो होती हैं इंसान को कंफ्यूज करती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो तरीकेकार होना चाहिए मीटिंग्स को अटेंड करने का, मीटिंग्स को डॉक्यूमेंट करने का और मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ के उनको साइन करने का, वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए एंड इट शुड बी फॉर्मल। आई पर्सनली फील, और आप भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके ये चीज सीखेंगे कि कोई भी मीटिंग जो होती है ना वो इनफॉर्मल नहीं होती है। इनफॉर्मल मीटिंग सिर्फ दोस्तों की होती है, उसमें भी एक लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी होती है, जरूर होती है। इसीलिए आई वुड पर्सनली रेकमेंड यू कि आप अपना एक पेक्यूलियर जो स्टाइल है उसको आप सेट कर लें। द मिनट टेकर, इसका मतलब है कि वो शख्स जो कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेता है। द मिनट टेकर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द मिनट्स। दिस विल इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग अटेंडेंस,
अब जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने वाला होता है उसका स्पेसिफिकली काम क्या क्या होता है, वो अटेंडेंस लेता है। अटेंडेंस इस तरह से नहीं जाहिर लेता जैसे क्लास में ली जाती है, बस वो लोगों को देख के पहचान के नोट कर लेता है कि भाई ये लोग प्रेजेंट। राइटिंग नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग दैट पर्सन इज जस्ट पीस ऑफ द फर्नीचर। वो सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करता है और उनकी बातें सुनता है, वो बोलता कुछ भी नहीं है, ना रिएक्ट करता है किसी चीज के ऊपर। उसका काम होता है सिर्फ इस चीज को नोट करना, बस अपना इनपुट देना या कोई भी बात करना या कोई भी एक्सप्रेशन देना, किसी भी किस्म का वो उसको अलाउड नहीं होता। उसका सिर्फ काम ये होता है कि वो चीजों को सुने, देखे, समझे और लिखे। दैट इज इट। he don't he does he or she is not allowed to participate in any manner. अब इसमें कुछ टेक्निक्स आपके ऑथर ने दी हुई हैं कि आप शॉर्ट हैंड लिख सकते हैं। अब शॉर्ट हैंड तो होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली पहले शॉर्ट हैंड होता था, लेकिन अब ये है कि आप एक्रोनिम्स बना सकते हैं चीज़ों के। अगर आपने कोई भी चीज़ याद रखनी है, कोई भी बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, तो उसके लिए कोशिश करें कि आप एक्रोनिम इन पे बना लें। एक्रोनिम्स वो अब्रीविएशंस होते हैं जो कि इटसेल्फ एक वर्ड बन जाते हैं। तो क्योंकि वो इटसेल्फ एक वर्ड बन जाते हैं तो उनको नोट करना और उनको याद रखना आपके लिए आसान हो जाता है। मेक लॉट्स ऑफ रफ नोट्स। ऑब्वियसली जब भी आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ले रहे होंगे आपका रफ वर्क ही होगा और बहुत सारी डिटेल्स को आप जो है नोट कर रहे होंगे। एक चीज जो बड़ी जरूरी होती है ना मिनट टेकर के लिए, वो ये होती है कि उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो अपनी मेमोरी, जो पास्ट टाइम की मेमोरी है, उसके अंदर मेंटली दोबारा जाके वहां से चीजें रिट्रीव करके लेके आए। इसका मतलब ये है मेमोरी की बात जब हम करते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द मीटिंग तो उसको यही लगता है कि हाँ मुझे याद है इन्होंने ये बात की थी, इन्होंने ये बात की थी और इन्होंने ये बात की थी। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ अटेंडीज बढ़ते जाते हैं तो इंसान की ये एबिलिटी जो है इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जब बात हो रही होती है तो इंसान को इंप्रेशन यही आता है मिनट टेकर को कि हाँ यार ये बात मुझे याद रहेगी, मुझे समझ आ गई है इन्होंने क्या कहा। लेकिन फिर भी जब वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने के लिए बैठता है तो उसको फिर भी रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चीजों को याद रखने के लिए आप अपना कोई पिक्यूलियर स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। यूज अ बाउंड नोटबुक सो पेजेस डू नॉट गेट आउट ऑफ ऑर्डर। बिल्कुल जाहिर है, इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप राइटिंग पैड इस्तेमाल करें। राइटिंग पैड एक ऐसा नोटबुक होती है, समझ लें कि जो के साथ अटैच्ड होती है लेकिन डिटैचेबल होती है। यूज अ टेप रिकॉर्डर। अच्छा, बहुत से जो मिनट्स टेकर्स होते हैं वो ऑडियो टेप रिकॉर्डर भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो मिनट्स लिखने के लिए जो है ना वो टेप रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूरी होता है कि आप इजाज़त ले लें कि जी मैं आपकी जो बातें हैं वो रिकॉर्ड करूँगा और ये रिकॉर्ड करने का मकसद जो है सिर्फ मिनट्स लेना है। स्प्लिट द पेजेस इनटू 3 कॉलम्स, स्पीकर, आइटम, एक्शन। यानी कि आप जब मिनट्स ले रहे हो तो अपने पर्चे पे 3 कॉलम बना लें और 3 कॉलम बना के आप लिखें कि जी बोलने वाला स्पीकर कौन है, यानी अटेंडी कौन है, उसने किस आइटम पे बात किया और इस पे एक्शन क्या रिक्वायर्ड। पेंसिल्स आर लेस मेसी दैन पेन। हाँ, ये एक पर्सनल ओपिनियन है ये कि पेंसिल ज़्यादा हैंडी होती है एज कम्पेयर टू पेन। आप नॉर्मली लोग पेन ही इस्तेमाल करते हैं, आप पेंसिल भी कर सकते हैं। राइटिंग मिनट्स एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द मीटिंग, ये बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन ये हर बार आप ये काम नहीं कर पाते। आप मोस्टली आप एम कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे ही मीटिंग ख़त्म हो आप फॉरन मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख लें। लेकिन कई बार कुछ मीटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके मिनट्स लिखने के लिए आपको 1 दिन या 2 दिन वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो मिनट्स या तो लेट नाइट हुई होती हैं, उसके बीच में एक रात का लैग होता है, या ऐसा होता है कि आप खुद बहुत बिजी हैं, आपने मीटिंग अटेंड करने के बाद फौरन किसी जगह पे जाना है और आप प्लान करते हैं कि ठीक है वहां पे मैंने पूरा दिन रहना है, फिर जब मैं रात में आऊंगा तो मीटिंग लिख के मिनट्स लिख लूंगा। लेकिन इन बिटवीन दैट टाइम देर आर 8 आवर्स और 10 आवर्स जिसके दरमियान आपकी मेमोरी जो है वो कम हो सकती है उन चीज़ों को लेकर। इसलिए हमेशा ये चीज़ रेकमेंड की जाती है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिख लें।
गेटिंग द मिनट्स अप्रूव, जाहिर है आपने मिनट्स अप्रूव करवानी है, फिर आपने सर्कुलेट करने हैं। वैसे मिनट्स को अप्रूव करवाने के लिए ही उनको सर्कुलेट किया जाता है। किनको सर्कुलेट किया जाता है? अटेंडीज को किया जाता है। Some of the common problems the minute takers might face include people speaking too quietly or quickly. Obviously, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि बहुत सारे लोग एक साथ बोलना शुरू हो जाएं, तो किस मिनट टेकर को कुछ भी समझ नहीं आएगी। The chair does not follow the agenda. अब जो एजेंडा आइटम का ऑर्डर बनाया हुआ है, हो सकता है कि चेयरपर्सन उसको फॉलो ना करे। जब वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो आपको मिनट टेकर को समझ नहीं आएगी कि किस एजेंडा में के ऊपर बात हो रही है, या कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हुई है तो वो किस एजेंडा आइटम में इंक्लूड की जाएगी। इसलिए ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि जो एजेंडा पॉइंट्स का सीक्वेंस बनाया गया है, मीटिंग भी उसी सीक्वेंस में हो। डिस्ट्रैक्शन सच एज ट्रैफिक, फोन्स एंड इंटरप्शंस। ड्यूरिंग द मिनट अगर लोगों का फोन बज रहा है, लोग आ जा रहे हैं, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन होती है, या आपका अपना ही फोन बज गया। बीइंग इन्वॉल्वड इन द मीटिंग एज वेल एज टास्क विद राइटिंग। हाँ, ये एक डबल चीज है कि आपने सुनना भी है और साथ साथ लिखना भी है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम तो नहीं है। ये प्रॉब्लम उनके लिए हो सकता है जो साइमल्टेनियसली दोनों काम नहीं कर सकते। देयर आर पीपल जो साइमल्टेनियसली सुनना और लिखना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग कर लेते हैं ऐसा। और जो लोग नहीं भी कर सकते, उन वो विद प्रैक्टिस ये चीज सीख सकते हैं। मीटिंग मूव्स टू द नेक्स्ट पॉइंट बिफोर यू हैव फिनिश्ड टेकिंग नोट। आस्क द चेयर टू समराइज और सिट नेक्स्ट टू समवन हु कैन हेल्प। बिल्कुल, जब मीटिंग खत्म हो जाए तो एक अच्छा चेयरपर्सन जो होता है वो मिनट ऑफ द मीटिंग के लिए मीटिंग को कंक्लूड करता है। जो जो बातें हुई हैं उनको निहायत मतलब ब्रीफली उनको समराइज करता है। कुछ टिप्स दी गई हैं विच आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हम जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो ये है कि मिनट राइटर को एक्यूरेट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू कोई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन लिख रहा है वो, सच एज डेट्स हैं, वैल्यूज हैं, या टाइम्स हैं, या फिगर्स हैं। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग और कैन नॉट क्वाइट रिमेंबर समथिंग, आस्क अ कोलीग फॉर हेल्प। अगर आप को कोई चीज नहीं समझ आई है, आपने उसने नोट कर ली है, तो जो अटेंडीज हैं उनमें कोई एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिससे आप बाद में हेल्प ले सकें। और ऐसा कोई ये मतलब ऐसा ऐसा होता है, लोग पूछते हैं when referring to someone something someone said, ensure you convey the tone in which was originally said। बिल्कुल, किसी ने कोई भी बात ड्यूरिंग द मीटिंग की हो, अगर आप वो बात किसी और को कन्वे कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में या उसी टोन में उसी मीनिंग के साथ कन्वे करें जिस मीनिंग के साथ और जिस टोन के साथ उसने ये बात कही थी। अब ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एक्सप्लेन करने के लिए। शी स्टेटेड फोर्सफुली, इम्प्रेशन इट गिव्स, कि मतलब लोग शी स्टेटेड को सुन के क्या इंप्रेशन लेते हैं। ये इंप्रेशन सबके लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपके ऑथर ने सिर्फ कुछ मिसालें दी हैं। जो भी जो भी मिनट्स टेकर लिखे वो कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। मतलब जो 7 सीज आप लोगों को पढ़ाए गए हैं उसकी तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद होने चाहिए। प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर लिखने वाले का सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क होता है वो ये होता है दैट ही और शी इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट decisions, document things in the same context as it was said by the attendee। ये सबसे बड़ा टास्क होता है कि उसका मतलब तब्दील आप ना होने दें। अल्फाजों का इंतखाब इस तरह से करें कि उसका मतलब तब्दील ना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपके ऑथर ने बताया हुआ है कि एक्शन आइटम्स होते हैं। कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऐसे होते हैं जो कि एक्शन एक्शन क्या लेना है पॉइंट्स के ऊपर, उस पर ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं। कुछ मीटिंग्स होती हैं जिसमें फैसले लिए गए होते हैं, तो उसके अंदर रेजोल्यूशन या जो डिसीजंस लिए गए होते हैं उनको ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। कुछ मीटिंग्स होती हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए होती हैं या इंफॉर्मेशन देने के लिए होती हैं, तो उनके लिए नरेटिव मीटिंग यूज़ की जाती है। ये जो 3 टाइप्स ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग इन्होंने बताए, इसको कोई अलग अलग फॉर्मेट्स नहीं है, ये आप समझ लें कि अलग अलग मकसद है मिनट्स के।
एक टाइप ऑफ मीटिंग, मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर एक चीज पे फोकस करती है वो चीज। ये फॉर्मेट इन्होंने दिए हमें, इस फॉर्मेट को आप देख लें। देयर इज नथिंग न्यू इन इट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे। हमने जो है स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस किया है। आप लोग इसको देख लें, अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ। ये ले, मैं जो हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि एक पेज पे आ जाए। ये एक पेज पे आ गया, आप लोग उसको देख लें और अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी स्टूडेंट लाइफ दोनों में एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी भी ग्रुप में बैठे ना, आपका पार्टिसिपेट करना बड़ा जरूरी है। बोलें, ये चीज आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी और आप इस एक्टिविटी को कभी अंडरमाइन ना करें। दिस ability will take you a long way, but at the same time it should be ensured that you don't ask question just for the sake of asking a question। मतलब सवाल बराए सवाल नहीं होना चाहिए, it should be a question, a genuine question। if you make an effort of participating you will find intelligent question, and that will build confidence in you, that is also going to build the ability to critically assess things। critical thinking आप में ये चीज क्रिएट होगी। हमारा, we as teachers, we are not only mandated with the objective of teaching you terminologies or teaching you the text, we have another objective, that is to inculcate critical thinking inside you so that you develop your own independent thinking about things। Maybe some of you might come up with ideas that could improve the formats of meetings। जी, we have a hand raised by मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। जी मुस्तफ़ा। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि पेपर में किस तरीके से टैकल करना चाहिए किस चीज को? मिनट्स? हाँ, मिनट्स के पेपर में अगर आता है तो वो मिनट्स आपके लिए लिखने के लिए आएगा, या आपको ये सवाल आ सकता है कि आप बताएं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग के स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, या स्टैंडर्ड सेक्शंस कौन कौन से होते हैं। अच्छा, उसको कोड कर दें आपको, हाँ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखना लेस लाइकली है, क्योंकि मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने के लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग में नाम लिख लेंगे, मिनट ऑफ द मीटिंग का नाम लिख लेंगे, अटेंडीज के फर्जी नाम लिख लेंगे, लोकेशन लिख लेंगे, इस तरह की चीजों तो आप लिख लेंगे। लेकिन जो मेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग के पॉइंट्स होंगे वो आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी एग्जामिनर इज गोइंग टू आस्क अबाउट द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मे बी कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लिया जाए। पिछले एक साल से अगर आप जरा पिछले गुजरे साल का पेपर्स उठा के देखें तो बिजनेस कम्युनिकेशन के जो पेपर्स हैं वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते जा रहे हैं। दे आर लेस बेस्ड ऑन something which is learned, but is more, they are now more based on something which requires thinking to be answered। And until unless you don't know about the concept you wouldn't be able to think about it and answer it। जी, आप ये कह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल कुछ पूछ सकते हैं, उसकी कोई एग्जांपल, किस टाइप का क्वेश्चन? उसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी ये बताएं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है हम कहते हैं कि लेने चाहिए, लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में तो आप सिर्फ आप उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लेने की क्या जरूरत है? इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें। तो क्या जवाब इसका होना चाहिए? बड़ी सीधी सी बात उसने की है, एज अ रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल, आप ये कहेंगे, उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग, माना कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग आप ना लें,
लेकिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिकॉर्ड तो करने पड़ेंगे ना फॉर फ्यूचर यूज. जी, This ऑडिट is पर्पस something के which लिए is यूज होते हैं. yes, this is something which requires understanding. जी, ठीक. एक आम इंसान होगा वो कहेगा ठीक है यार, मिनट्स ऑफ द मीटिंग अगर एक फिजिकल बंदा नहीं ले रहा है तो आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, इट इज इक्वली गुड. नो, इट इज नॉट इक्वली गुड. There need to be somebody who document it, write it in the right manner, get them circulated, get them approved and get them signed. That is the answer of the question. Do you understand? जी, This is how you can make a question conceptual. Or maybe your examiner might decide to give you a small case. सिनेरियो दे दे जैसे. फॉर एग्जाम्पल केस क्या हो सकता है कि जी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक फैसला किया गया और एक हफ्ते के बाद पता चला कि उस फैसले के ऊपर तो कोई काम हुआ, और जब लोगों से पूछा गया, एम्प्लॉयज से पूछा गया, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की. तो आपके ख्याल में कहाँ पे गलती थी? तो एज अ बिजनेस पर्सन यू शुड बी राइटिंग में नोइंग. नहीं. हाँ, आप इस कमेंट करने के काबिल होने चाहिए कि जी जब ये फैसला किया गया तो उस फैसले को क्या डॉक्यूमेंट किया गया था? उसका एविडेंस तो आ आप जाएगा. कहेंगे जी नहीं किया गया था. तो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज. नाउ यू आर गोइंग टू टेल द एग्जामिनर कि जी दिस इज द केस, दिस इज द लूप होल जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने को प्लग इन करने की जरूरत है. उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है कि जब फैसले किए जाएं तो प्रॉपर मीटिंग्स कॉल हों, उनके एजेंडाज बनाए जाएं, कमिटीज बिल्डअप हों, उनके ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे जाएं, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग सर्कुलेट हों ताकि उसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए प्रिजर्व किया जा सके और ऑडिट के लिए भी किया जा सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके. ठीक है सर. थैंक यू. ठीक है, जी. ओके. जी, एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? Okay ji students, we are almost through with this chapter 7. It was a lengthy chapter. It included almost 3-4 bigger headings जिसको हमने कवर किया है. इसमें लेटर्स भी थे, इसमें सर्कुलर्स भी थे, इसमें मेमोरेंडम्स भी थे, एजेंडा भी था और इसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी थे. बहरहाल ये आज हमने कंप्लीट इसको कर लिया है. मेरा ख्याल है 10 मिनट की हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है बिजनेस रिपोर्ट शुरू करते हैं. मुझे कोई बताएगा कि अभी क्या नमाज होगी? सर 9 बजे अजान होती है. 9 बजे अजान होती है? सर वही 9:10 यस पे रखें और तकरीबन 9 9. सर 9 बजे होती है. अच्छा 9:10. सलीम साहब आप बता दें 9:10 पे रखें. जी सर 9:15 जमात होती है तो 9:10 पे कर ले तो 9:25 तक वापस आ जाएंगे. चलें ठीक ठीक 9:10 जब फिर शुरू कर लेते हैं ना फिर. जी जी बिल्कुल. ठीक. अच्छा जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर रेडी टू बिगिन विद अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक विच इज राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट. ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप एज बिजनेस प्रोफेशनल्स, आपको मैं बता दूं कि आपको कम से कम महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में एक रिपोर्ट तो लिख के देनी पड़ेगी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. ठीक है, तो यू शुड बी वेरी गुड एट राइटिंग इट एंड you should also be very good at looking at reports. For example, अगर आप reports ज्यादा बनाते नहीं भी हैं तो आपके पास reports आएंगी, तो उन reports को पढ़ने के लिए और समझने के लिए और उनकी क्वालिटी को assess करने के लिए आपके अंदर एक required level of understanding होनी चाहिए, जो कि जाहिर है तभी डेवलप होगी जब आप इसकी जो निटी ग्रिटीज हैं और इसकी जो टेक्निकल चीजें हैं उसको समझेंगे. अच्छा, बिजनेस रिपोर्ट्स को लेके मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि मैं खुद आपके साथ शेयर करूंगा. मैं चाहता हूं कि इस सेक्शन के ऊपर हम जो है अप टू 6 आवर्स भी हम इसको दे सकते हैं. आई एम रेडी फॉर दैट, ताकि हम इसको थरली हम इसको देखें और एक रियल लाइव रिपोर्ट भी जो है हम ला के उसको भी हम डिस्कस करें कि उसके क्या 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 इंग्रेडिएंट्स हैं और क्यों डाले गए हैं. अच्छा, इसकी थोड़ी थ्योरी हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है. आइए इसको देखते हैं. Can anybody tell me that what is the meaning of the word report?
Anybody? What is the meaning of the word report? What do you understand? क्या मतलब होता है वर्ड रिपोर्ट का? जी ऐसन ऐसन यस सर। ऐसन क्या मतलब होता है रिपोर्ट का? सर बिजनेस रिपोर्ट सर एक जो भी तरह की आपको मतलब पता है, किसी जो भी आपको जी पता जी है सर। बताएं. व्हाट डू यू थिंक? सर आई थिंक मतलब एक कंसाइज रिपोर्ट मतलब अगर कोई काम हो रहा है किसी को या लाइक अगर कोई इंडस्ट्री है अगर जैसे सर एक इंटर्नशिप रिपोर्ट होती थी मतलब हमने क्या पढ़ा है और मैं जहाँ पे इंटर्नशिप करने गया हूँ वहाँ पे मैंने क्या सीखा है उसके कंसाइज जो सारी रिपोर्ट बनती थी तो हाँ, सर इस टाइप की शायद हो। इसका मकसद क्या होता है? सर इसका मकसद मतलब अगर हमने किसी को चेक करवानी है तो वो यही होगा कि ये मतलब इसने जो पढ़ा है वो कितना जानता है और जहाँ पे ये मतलब वर्किंग करके आया इसने वर्किंग में क्या सीखा है ये सारा कुछ। ठीक है. एनीबडी एल्स? थैंक यू एसन, थैंक यू. ओके सर। और कोई? और कोई? तो मामा यस सर। हाँ सुमामा बोलो. रिपोर्ट, सर वर्ड ये रिपोर्ट का ऐसा सिर्फ ही होता है बिजनेस को कि भूल जाएं, सिर्फ रिपोर्ट के वर्ड का मतलब बताएं. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सर हाल हालात के बारे में बताना हाँ हो ठीक सकते है. हैं कि जिस तरह जेनेरिक टर्म्स में अब जिस तरह ये ज्यादा आसान है हालात के बारे में बताना. ठीक है, बिल्कुल सही लाइंस पे आपने सोचा, बिल्कुल बेसिक है ये चीज. ठीक है. किसी भी चीज को पहले तो ये समझें कि रिपोर्ट का जो लफ्ज है वो एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है और एज अ वर्ब भी होता है. जब हम ये कहते हैं कि वर्ब, जो रिपोर्ट का वर्ड है वो एज नाउन इस्तेमाल होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि वी आर यूजिंग इट एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट. यानी इट इज अ थिंग. when we say that something is a noun, we say that it is name of a particular place, name, place, animal or thing, name of a particular person. लेकिन जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो रिपोर्ट करने का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज के बारे में आगाह करना या किसी को किसी चीज के बारे में बताना. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पिफा इस्लामाबाद में भेजा जाता है, ठीक है, कोई लेक्चर देने के लिए. मैं जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, और लेक्चर देने के बाद जब मैं कराची हेड ऑफिस वापस आता हूँ तो मैं आके वहां पे रिपोर्ट करता हूँ. यानी कि मैं वहां पे बताता हूँ जाके कि जी वहां जाके मैंने क्या क्या किया और उसके दौरान मैंने जो पिफा इस्लामाबाद है उसके बारे में मेरी क्या ऑब्जर्वेशन. ठीक है जी. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम रिपोर्ट करना कहते हैं और ये एक वर्ब के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज एन एक्शन. व्हेन यू रिपोर्ट समथिंग टू समबडी, it means that you are conveying some information to somebody which you have derived or which you have collected out of your own first hand experience. For example, दुनिया में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हमें पता है जी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. नासा की रिसर्च रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं. बहुत सारे जो हमारे स्पेस शटल्स हैं और मिशंस हैं जो गए हुए हैं दुनिया के, वो हमें बताते हैं कि जी देयर आर अदर गैलेक्सीज एज वेल. लेकिन आज तक भी कोई उन गैलेक्सीज पे जा नहीं सका है. लेकिन मान लें कि आज से 50 साल के बाद इंसान टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस्ड हो जाए कि वो हमारी गैलेक्सी को छोड़ हमारे यूनिवर्स को के अलावा दूसरी गैलेक्सीज में भी जा सके, तो जो इंसान पहली बार वहां पे जाएगा वो वहां जाके वापस आके अर्थ के ऊपर लोगों को ये चीज रिपोर्ट करेगा कि जी जब मैं वहां गया था तो मैंने क्या देखा. ठीक है जी, मैंने क्या चीज फील की. इसी तरह जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले मून पे गया था तो उसने वापस आके रिपोर्ट किया था कि व्हेन ही वेंट टू द मून व्हाट डिड ही फील, व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड. So when you share your lived experiences with somebody else, with somebody who does not know about it, it means that you are sharing your own first hand experience and it means that you are reporting something. इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो जब हम बिजनेस रिपोर्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में हो क्या रहा है. What is happening in your business, you are actually reporting it to somebody. For example,
मैं कहता हूं कि जी सेल्स फिगर्स हैं, पिछले गुजरे महीने के सेल्स फिगर्स हैं आपके बिजनेस पे के, तो वो एक सेल्स रिपोर्ट हो सकती है जो कि ये बता रही है कि आपके बिजनेस की जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, वो क्या रहा है. So it is a business report. It means that you are reporting the status of your business. So when I am teaching you business reports, it means that I am teaching you that how are you going to report the state of your business to the senior management of your organization. Am I clear on this? This is the first part of it. जी Salim साहब. साद साद ये सर. साद ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी समझाई है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल. बिल्कुल. ये वर्ब के तौर पे आपने ये चीज लेनी है. अक्सर लोग इस चीज में स्टार्टिंग पॉइंट में गलती कर जाते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ अभी मैंने किस एहसन से बात की थी ना, मैंने एहसन एहसन यस सर. अच्छा एहसन, आप जो बात कर रहे थे उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अच्छा, आप कह रहे थे कि नॉर्मली जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो वो इंटर्नशिप करने के बाद हम एक रिपोर्ट लिखते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमने क्या क्या सीखा है. यस सर. वो भी एक रिपोर्ट होती है, ओके. लेकिन वो एक बिजनेस रिपोर्ट नहीं होती है, वो एक रिसर्च रिपोर्ट होती है. दैट इज अ Okay. रिसर्च रिपोर्ट. There is a Okay, sir. huge difference between a business report and a research report. When we say that it is a research report, हम ये कह रहे हैं कि we have gone somewhere, we have studied something, we have interviewed people, and then we have come up with some conclusion about it. But when we say that we are talking about business reports, it simply means that we are talking about the state of our own business and we are reporting that state to the senior management of your own organization. So in this particular chapter, we will not only be covering business reports, but we will be also looking at that how you are going to write research reports, because nowadays, even in the business context, we see that in addition to business reports, nowadays businesses also require reports which are research based. So I will also be sharing with you some of the chapters and some of my own research reports which will help you to understand that whenever you conduct a research, whether it is a quantitative or a qualitative research, or whether it is simply a business report which tells about your sales figures or it tells about any aspect of your business, we will be discussing both these types of reports. Okay, sir. Okay, Ji. Let's look at some of the theory. Let's see what your author has to say about it. So in the context in which I have explained you the meaning of the word report, that is in the context of a verb and in the context of a noun, both when we do something, that is the word report is being used in terms of a verb, and when we have written it, it becomes a noun because it has become a commodity. You can name it. So your author is defining a report as an account given of a particular matter, especially in the form of an official document after thorough investigation or consideration by an appointed person. A report, जैसे मैंने आपको बताया, in generic terms, आप प्लीज नोट के आपके ऑथर ने रिपोर्ट और बिजनेस रिपोर्ट को अलग अलग डिफाइन किया हुआ. सो a report is basically an account of somebody who has gone somewhere or who has interviewed people or who has collected information through his or her own observation and documented that information, whatever that person has seen or felt or has researched about. He or she has documented that information in the format of a report and has reported that information to somebody who is an authority on it or who is the competent authority in it. This type of activity is known as a report. Now, reports can be of many types. As I already told you that in this chapter, we will be looking at business reports, which itself has so many categories, as many as the human mind can conceive. And we will be also looking at research reports.
Business reports. I would like to again reiterate that business report is a report in which you are reporting the status of your business. Therefore, it is known as a business report. It means that if I am hired by some organization to be an observer of some other organization and to comment on the business activities of that particular organization, and mostly this happens, there are many consultancy companies who are offering such services in Pakistan and in abroad as well, who collect factual information about your business and then write a confidential report on it and submit it to the management. It's a paid arrangement. So business report can be any written communication of factual information on a specific subject presented in an orderly and formal manner. When we say that it is orderly and formal manner, it means that certain it is following certain format. It is following a pattern which is universally acceptable, and it is conveying factual information about your business. Examples of the objectives of business report in large businesses might include presenting an analysis to management on a specific issue or incident or an ongoing state of affairs of the business. Obviously, normally business reports or research reports are required so that current business issues and current business problems or challenges could be resolved through creation of new alternatives, through creation of new solutions, which is only possible through research. Providing evidence of regulatory compliance to regulatory authorities, shareholders, creditors, employees, and some other stakeholders. As I have already told you in one of my previous lectures, a stakeholder is a person who has some type of interest in your organization or is affected by the functioning of your organization, and a shareholder is one of the stakeholders of your organization. A business report or a research report is important so that your relevant information can be reported in an orderly manner to all of the stakeholders of your organization, and this stakeholder also includes the regulatory bodies of your organization. Okay ji, I think it is 8 past 9. It is 9 past 9 almost now. I think namaz time is there now. We are almost we have 1 minute left, so we will be having a short namaz break, and all of you are supposed to come back at 9:25 exactly. 9:25 exactly. Nobody is going to exit the group because this session is being recorded by the PIFA head office. So if we leave the meeting, I think this might create an issue. So just mute your mics and say your prayers, and you can come back exactly at 9:25. I will also be back at by 9:25. Is that clear? Okay. Thank you. Thank you. See you at 9:25.
हेलो, हेलो, पिफा ऑफिस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैंने बताया हेलो, था ना कैन कि सर? जी जी, नमाज की ब्रेक हुई हुई है। 9:25 पे क्लास दोबारा शुरू होगी। सर, मीटिंग जी जी, ये 10 बजे तक चलेगी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आर यू एबल टू हेयर मी? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। जी स्टूडेंट्स, आर यू बैक? इट इज ऑलरेडी 9:25। Yes, sir. ठीक है, मैं Yes, sir. स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूँ। जी, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा जी, सो वी वर डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक एनालिसिस प्रोवाइड करना पड़ता है या रिपोर्ट करनी पड़ती है किसी भी स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, और ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए या स्टेक होल्डर्स की रिपोर्टिंग के लिए की जाती है। प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट और सर्विस इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स सच एज कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज, इसके लिए भी बिजनेस रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। लेकिन बिजनेस रिपोर्ट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इंफॉर्मेशन के लिए तब बनाई जाती है जब प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स में जो है कोई इन्हेंसमेंट की ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल, योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू लॉन्च सम न्यू वेरिएंट्स, तो उन वेरिएंट्स की जो रिपोर्टिंग है या उनकी जो फीडबैक है, उसके लिए आप कस्टमर्स को जो है और अपने एम्प्लॉयज के साथ एक टेस्ट लॉन्च करेंगे उसका, जिसकी रिजल्ट में एक बिजनेस रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को सबमिट की जाएगी। इसको सॉफ्ट लॉन्च भी कहते हैं। दिस इज ओनली इन टर्म्स ऑफ लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। Summarize and formally present information and opinions that originate from external professionals in a comprehensive form. अक्सर ऐसा होता है कि आपको बिजनेस एवरीडे बिजनेस अफेयर्स में कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि रीअकरिंग होते हैं। बहुत से मसले होते हैं जो बार बार आते हैं, और उन बार बार आने वाले मसलों के लिए हमारे पास एक सेट रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ पिज्जा सेलिंग कंपनी, यू receive complaints that the pizza you have been given does not have proper topping. So the standard response of your pizza company is that you are going to offer a replacement. That is a standard response. Lekin there are situations in the business world where there occur problems which are not of reoccurring nature. They are not structured problems, they are unstructured problems. This means that these are problems which have never been cropped up before, such as COVID-19. COVID-19 is an issue which in the late uh, last 10 decades we had not seen it. So it, since it was a new kind of a problem, okay, the world is after uh, uh, seeking opinion of all types of professionals, especially doctors or those professionals who are associated with the medicine industry or the medical industry. So whatever are their opinions about its vaccinations or about its medications,
are properly documented and reported to people who are of the same industry. So for that purpose also business reports are feasible and are instrumental. So these are some of the examples of the objectives. There can be other objectives as well, and all types of objectives specifically in the business context which relate to your business, and if it requires some type of reporting are included in these objectives. What are the features of a report? रिपोर्ट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? अच्छा, ये जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके किसी फॉर्मेट के बारे में या उसके किसी पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं. फीचर्स का मतलब ये होता है कि उस रिपोर्ट के अंदर जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होने चाहिए, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअली फिलोसफिकली क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए. द फर्स्ट इज के उसके अंदर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और उसके अंदर एनालिसिस होना चाहिए. ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? दैट इट इज पॉइंटिंग आउट टू research. It is pointing out to the researcher's own observation about people, about life events, about products, about any other issue which is in hand, या जिसके बारे में प्रोडक्ट या जिसके बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है. फिर उन ऑब्जर्वेशंस का आपका इन्वेस्टिगेट करने का तरीकेकार क्या था? हाउ डिड यू इन्वेस्टिगेट अबाउट द ऑब्जर्वेशंस व्हिच यू आर प्रेजेंटिंग? For example, you went to the moon for the first time, you are Neil Armstrong, and the way you reported back these observations, that would have a standard format, that would have a scientifically proven investigation technique through which you would report it back, and analysis. And it also means that any findings which you have which are attached to your observations, that should include your analysis about it. For example, I want to find out that how many people like Honda cars and how many people like Toyota cars in the city of Karachi. For example, I say that the city of Karachi has a population of 300 million people, for example. ठीक है. अब among these 250-300 million people, I draw a sample of, for example, I say that I take a sample of 500 people, and from these 500 people, I investigate, I ask, I interview them, or I develop a questionnaire through which I find out whether how many people like Honda cars and how many people like Toyota cars, and I also find out that what are the reasons people like Honda cars and what are the reasons people like Toyota cars. Now, my investigation about this question, this research question, will have a certain process through which I will investigate it. Now, that process will include development of a questionnaire. That process will include development of an interview protocol. And that will also constitute that when I had observed or when I have interviewed all of these 500 sampled people, I will also draw results from it. And based on those results, I would come up with my own analysis about the results. So every report, whether it is a business report or a research report, need to have the observations, the investigations, it means that techniques of investigations, and the analysis or your own interpretation about that particular problem or the results which you have drawn. The second feature is that it gives an account of some specific situation. Like for example, मैंने अभी जो आपको रिसर्च का क्वेश्चन बताया उसके अंदर मैंने अपनी रिसर्च के क्वेश्चन को लिमिट कर दिया एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया की तरफ, कि कराची में सिर्फ रहने वाले लोग जो हैं उनमें से कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो होंडा कार्स पसंद करते हैं और कितने लोग जो हैं वो टोयोटा कार्स पसंद करते हैं. तो in this sense, I have actually made my research question specific to a particular geographic area, specific to a particular type of people, specific to a particular type of situation. So any research report should have some boundary, some conditions
within which that report is going to function. It is not going to include each and everything which is associated with that particular topic. However, it is going to include many things which is part of that particular topic. It talks about a particular problem in detail. Can anybody tell me that what is the definition of an expert or a specialist? Can anybody tell me? Faiza Khalil? Faiza Khalil, I have opened your mic. What do you think? Who is a specialist or somebody who is an expert in something? Hello, Faiza? किधर है फायजा? क्योंकि तो आवाज ही नहीं आ रही. हेलो फायजा, कैन यू हियर मी? मेरा हाल लॉग इन करके चली गई है, क्लास मेरा हाल अटेंड नहीं कर रही. I don't know whether she is able to hear me or not. सलीम साहब, आपने माइक ओपन किया हुआ है? जी सर. कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं बस वो आपके जो क्वेश्चन था उसमें मैंने कहा मैं जो मेरी समझ में आ रहा है मैं अगर एक्सप्लेन करूं. जी जी बिल्कुल करें. फायजा खलील तो मेरा हाल क्लास में है ही नहीं है, वो लॉग इन करके कहीं चली गई है. तो क्या ख्याल है, निकाल दें इनको क्लास से बाहर? ये तो है ही नहीं है क्लास में यार, जो नाम इनका लिखा आ रहा है. बस इनको मैंने बुलाया है तो ये माइक भी इनका बंद वो है ऑन है, लेकिन कोई आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं. ये तो लॉग इन करके कहीं गई हुई हैं, सोई हुई होंगी. कहाँ है ये? सलीम साहब आप ही बता दें यार. अब देखे ना, ये सर आपके एंड के ऊपर ये चीजें भी तो ठीक नहीं है ना. आपको जो स्टूडेंट्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स, दे शुड बी अलर्ट यार. जी सलीम साहब. सर इस केस में मतलब ये है कि एक पर्टिकुलरली जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में कोई रिपोर्ट बनाते हैं. जैसे आजकल मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल दूं कि आज कंपनी की सेल बहुत सारी कम हो रही है, तो उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाई कि सेल कम क्यों हो रही है, उसके बारे में सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करना हो रही है, ऑब्जर्वेशन और एनालाइज करके रिपोर्ट बना के देना. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आपका जवाब. बस मेरा जो सवाल एक और था वो ये था कि एक स्पेशलिस्ट कौन होता है, या एक एक्सपर्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सलीम साहब. जी सर. सर काफी मुश्किल सवाल लगता है मुझे. नहीं, मुश्किल सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब आसान है, यकीन मानिए. जी मुस्तफा. सर आई थिंक अगर आपके पास कोई टेक्निकल मतलब वर्क अगर आपको आता है, अगर उसमें आपकी पूरी ग्रिप है तो आप उसमें एक्सपर्ट कहलाएंगे. और अगर स्पेशलिटी की बात करें तो वो फिर मतलब अगर कोई ऐसा काम है जिसके पास उसकी मतलब मास्टर से ऊपर भी मतलब है उसके पास, तो शायद अगर उसकी वर्किंग भी वैसी है तो सब उसको स्पेशलिटी में मतलब काउंट करेंगे. कुछ करीब हैं आप. जी मुस्तफा. स्पेशलिटी बस में इतना ये ही सोच होगा सका हूँ. कि उसने जितने भी उसके पास कंटेंट्स होंगे उसमें सब पे उसकी ग्रिप अच्छी होगी, स्पेशलिटी उसकी वो. हाँ, ये कुछ करीब है, ये कुछ करीब बात है. इसमें स्पेशलिस्ट जो होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि देखें, कोई भी स्पेशलिस्ट होता है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बहुत कुछ जानता है, यानी कि वो एक बहुत छोटे से एरिया के बारे में बहुत कुछ जानता है. इसीलिए इसी तरह आपकी जो रिपोर्ट है ना, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करती है और उस प्रॉब्लम या उस एरिया के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लोर करती है. So it means that you have to explore a small piece of area and make it large, like a specialist does. अगर एक स्पेशलिस्ट है जो कि सिर्फ फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स अच्छे बनाना जानता है, ठीक है जी, तो दैट पर्सन इज ओनली specializing in this one type of device. It means that he specializes in something which is small and he knows very large about something which is small. तो इसको इस तरह से हम
कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं कि किसी छोटी चीज के बारे में या किसी लिमिटेड चीज के बारे में जब इंसान बहुत कुछ जानता है तो उसको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। इसी तरह जब रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं तो इन रिपोर्ट्स के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो छोटे होते हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है। ये एक फिलोसफिकल और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है रिपोर्ट्स लिखने के लिए, कि जब भी आप कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम को असेस कर रहे होते हैं, जैसे कि सलीम साहब ने भी कहा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल कम हो रही है, बज़ाहिर जो है ये मतलब कोई बड़ा मसला नहीं है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी मंथ में अगर सेल्स थोड़ी कम हो गई हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अगर इस इशू को, इस छोटे से इशू को इन डेप्थ पढ़ा जाए तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आएंगी। इस एस्पेक्ट को, इस अंडरस्टैंडिंग को जो है हम कहते हैं कि ये एक एक्सपर्ट अंडरस्टैंडिंग है। और जो एक रिपोर्ट लिखने वाला शख्स होता है, इसलिए हम उसको भी एक्सपर्ट कहते हैं, क्योंकि वो एक छोटे से मसले को या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इन डिटेल एक्सप्लेन करता है और इन डिटेल एक्सप्लोर करता है, बताता है। डू यू गेट मी? और आपकी बुक की जो ये लाइन है, इसका ये मतलब है, इसका ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली पीछे इसका। अब्दुल्ला सफदर। यस सर। हाँ जी, आप सुन रहे हैं? जी जी बिल्कुल सर। सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। आपको शक हो गया, सबको जी चेक मुस्तफा। सर वॉइस क्या क्लियर आपको नहीं आ शक रही है। कि हम आप सबको चेक कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मेरा काम है ये आप सब लोगों को चेक करना। आप देखें ना, आपके सामने हमने एक केस तो देखा है फायजा खलील का, वो अभी भी लॉग इन है, लेकिन वो कहाँ है वो? अगर वो मेरी आवाज सुन रही हैं, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। What does that mean? She has only logged in and she's gone somewhere. I am not sitting here giving you lecture just to get it recorded. No. The objective is that you learn something out of it. हम बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन डिस्कस कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। अब कहने को तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, सिर्फ एक बुलेट पॉइंट है, जिसकी 7-8 लफ्ज हैं इसके अंदर, लेकिन इसके पीछे एक पूरी एक फिलोसफी है, पूरी एक अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने आपको यस बताई, सर। जो कि शुरू होती है इस समझ से कि स्पेशलिस्ट कौन होता है और किस तरह हम रिपोर्ट के फीचर्स में स्पेशलिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये जो 4 लफ्ज आपके ऑथर ने लिखे हैं ना, पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल, इसको समझने के लिए आपको इस फिलॉसफी का पता होना चाहिए। तो अगर आप क्लास में ही नहीं होंगे या अटेंटिव नहीं होंगे तो कैसे आपको पता चलेगा? बहरहाल all of you are active except for one student. I have spoken to all of you. Reports work best for judging the performances of different departments in an organization. रिपोर्ट का एक फीचर ये होता है कि वो डिपार्टमेंट के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जिस डिपार्टमेंट के बारे में भी रिपोर्ट लिख रहा है उसको बेस्ट पोर्ट्रे करे, उसको बेस्ट पोर्ट्रे करे। किसी भी रिपोर्ट का ये मकसद नहीं होता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नीचा दिखाए, अनटिल अनलेस कोई बहुत संगीन चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ना मौजूद हों, तब तक नहीं। इट इज आर्ग्यूड टू बी फैक्ट फाइंडिंग एंड नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। ये लें, आपके ऑथर ने ये बात कर ही रही है। इट इज आर्ग्यूड टू बी फैक्ट फाइंडिंग एंड नॉट फॉल्ट फाइंडिंग। एक रिपोर्ट लिखने वाला जो शख्स होता है या एक रिसर्चर जो होता है, वो किसी भी इंसान को या किसी भी सिचुएशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है। वो एक अनबाइस्ड इंसान होता है, वो पॉसिबिलिटीज को देखता है, ठीक है जी, वो हर पॉसिबिलिटी को मौका देता है ताकि वो सच को जान सके। इट इज ऑट टू बी प्रिपेयर्ड इन एन अनबाइस्ड मैनर। ये लें, अनबाइस्ड का वर्ड आपके ऑथर ने इस्तेमाल कर दिया।
The writers of the report should be independent in their outlook and approach. और जो writers होते हैं रिपोर्ट के, उनको किसी भी इंसान से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए. दे शुड हैव इंडिपेंडेंट थिंकिंग. इसलिए आप देखें कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो ऑडिट का फंक्शन होता है, दैट इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन. और ऑडिट का जो हेड होता है या ऑडिट का जो फंक्शन होता है, दैट डज नॉट रिपोर्ट टू द मैनेजिंग डायरेक्टर और द प्रेसिडेंट or the chief executive officer. The audit function reports directly to the board of governors or board of directors. इसलिए क्योंकि ऑडिट एक फैक्ट फाइंडिंग जगह होती है, ठीक है, फॉल्ट फाइंडिंग जगह नहीं होती है. योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड फॉल्ट्स, योर ऑब्जेक्टिव is to find a fault. This is a conceptual difference. So if you want to become a good writer of a business report or a research report, you should have an independent thinking which is unbiased. If you are finding whether black shirts are good or white shirts are good, you should not have any preconceptions about the white shirt or black shirt. You should treat them equally and let your results decide which is the better shirt. Do you get me? These are some of the features which should be in each and every report. These features do not indicate any particular type of format or pattern, but rather they indicate the ingredients which should be present inside the report, and they form the basis of writing the report, both business and research. जी, इन पे अगर किसी का कुछ सवाल है फीचर्स ऑफ रिपोर्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछ सकते हैं. अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं. साद कोई सवाल है? नो सर. थक गए हो मेरा ख्याल. नहीं सर. मैं बोल बोल के थक गया हूँ और आप सुन सुन के थक गए हैं ना. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. बिल्कुल सही अच्छा, कह रहे बिल्कुल हैं ऐसा. अच्छा, वो तो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. काम ही जिंदगी है. सही बात है. काम से ही इंसान की पहचान है. ये जो पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये बड़ी जरूरी है. राइट सर. जी, कोई भी आप लोगों का सवाल है तो पूछें. ये जो अंडरस्टैंडिंग 5-6 पॉइंट्स में आपके ऑथर ने दी है, ये पूरी रिपोर्ट राइटिंग का जो एक डिसिप्लिन है, अब एक डिसिप्लिन बनता जा रहा है, ठीक है. ये उसकी बेसिस है, उसकी फिलोसफिकल बेसिस है. सर, ये फैक्ट फाइंडिंग और फॉल्ट फाइंडिंग के बीच डिफरेंस बता दें. इसके अंदर डिफरेंस ये है कि कुछ लोग होते हैं जो हराने के लिए लड़ते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जीतने के लिए लड़ते हैं. जब मैं बात करूं आपसे तो माइक ऑन रखा करें साहब. जी सर. जी. ओके. कुछ लोग होते हैं जो खेल खेलते हैं दूसरों को हराने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जो खेल खेलते हैं खुद जीतने के लिए. दोनों में फर्क है. बट जो फर्क इसमें है ना, वही फर्क इसमें भी है, फैक्ट फाइंडिंग में. और है दोनों एक ही चीज, लेकिन नजरिए का फर्क है, पर्सपेक्टिव का फर्क है. ऑडिट जो है, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट टेकिंग ऑडिट एज एन एग्जांपल, नो ऑफेंसेस टू एनीबॉडी. ऑडिट जो है गलतियां निकालने के लिए नहीं है, जो नॉर्मली प्री कंसेप्शन है हमारे दिमागों में. ऑडिट का काम है फैक्ट को फाइंड करना, वो फैक्ट कैसा भी हो. हाँ, वो फैक्ट कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो. जहां ऑडिट गलतियां निकालता है, वहां अच्छी चीजें भी निकालता है. सही. पर्सपेक्टिव का फर्क है. ओके. जब आप हराने के लिए लड़ते हैं तो आपको अपनी जीत में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको दूसरे की हार में इंटरेस्ट होता है. और जब आप जीतने के लिए लड़ते हैं तब आपको अपनी जीत में इंटरेस्ट होता है, दूसरे की हार में नहीं. ये फर्क है दोनों में. सही. क्लियर है. इट हैज अ वेरी थिन लाइन, बट इट इज कॉन्सेप्चुअल. जी, एनीबडी एल्स?
क्लास में देखें हम लोग इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे ना, तो ये बड़ा हेल्दी एक्टिविटी है। इससे हम देखें बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑनलाइन हमारा भी जाहिर है पहला एक्सपीरियंस है इस तरह ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करने का, आपका भी कमोबेश पहला ही एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस लेने का। तो दिस इज गोइंग टू मेक आवर क्लासेस मोर इंटरेस्टिंग। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हम ज्यादा इंटरेक्ट करें तो हमारी क्लासेस और भी ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। Acha student, we are going to end our lecture over here. I am not going to cover further. We are going to cover further topics in the next class, because I want to go slow in this particular chapter, because it is totally conceptual and we have time. I want to devote more time to this chapter. इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी सवाल है आप लोगों का तो आप पूछें, क्योंकि अब जो आपके एग्जाम पेपर्स आ रहे हैं, दोज आर मोर focused on more on case based questions rather than questions which require rote learning. जी सलीम साहब, एहसन आपने माइक ओपन किए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, मैं से आप सर ये पेपर कब तक शुरू होंगे, कुछ अंदाजा है आपको? अगर तो बता दें। आप ने अभी जो रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई है पिफा की, वो आप लोगों को मिली है? जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग कॉर्पोरेट का ग्रुप है, उस पे मैडम कानिता इम्तियाज ने एक नोटिफिकेशन पोस्ट किया था 30th of June को। आप लोग चेक करें, 30th of June को एक नोटिफिकेशन उन्होंने पोस्ट किया था इस ग्रुप के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आपके एग्जाम के बारे में बताया हुआ है कि इट विल बी अनाउंस्ड लेटर। अभी आपके एग्जाम्स को लेके कोई भी फैसला नहीं हुआ। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि द aforementioned step is being taken to prepare PIFA students for the forthcoming examination, which will be announced subsequently. It is pertinent to note that all required students attendance will be marked online as well. तो अभी तक एग्जाम की डेट जो है वो आई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये जो आप जब आपके सेशंस कंप्लीट which is would complete by the end of July, somewhere by the end of July, तो इंशाल्लाह फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई डेट दी जाएगी। ओके सर। ये नोटिफिकेशन मिल गया आपको या मैं रीसेंड कर दूं इसको? सर पता चल गया सर। 30th of June को पोस्ट किया मैम कानिता इम्तियाज, ठीक है? उसके अंदर लिखा हुआ नवंबर में बेटा मैं कोई भी डेट कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे खुद कोई डेट अभी कम्युनिकेट की नहीं गई है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आई अंडरस्टैंड दैट देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सिंस हम इस टॉपिक में काफ़ी स्लो चल रहे हैं और काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो सवालात ज़्यादा नहीं हैं और क्लियर हैं चीज़ें। एक सजेशन थी, आइडिया था, आया है अभी ध्यान में जी। जैसा आपने बताया कि अभी एग्जाम में जो पेपर्स आ रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं ज़्यादातर। जी 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 जी। तो सर अगर आपके लिए कन्वीनियंट और पॉसिबल हो तो अगर हम अपने ड्यूरिंग लेक्चर आज जैसा हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजली रिपोर्ट के हवाले से, तो उसके रिलेटेड अगर पिछले पेपर्स में कोई सवालात आए हों तो उसको जरा आप ब्रीफली मतलब एक्सप्लेन कर दें कि ये देखें इस तरीके का सवाल आया था और ये इस तरीके से इसका जवाब है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। वो ये है कि आप पिछले 2-3 सालों के ना पेपर्स निकाल लें, और सर मेरे पास पड़े हुए हैं, तो मैं आपको अगर सेंड कर दूं तो आज। उसके अंदर नहीं आप सेंड ना मुझे करें, उसके अंदर जो रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से सवालात हैं ना, उनकी आप एक
अलग फाइल बना लें या उनको मार्क कर लें, ठीक है, यस और उनको मार्क करके फिर क्लास में हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है सलीम साहब, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं, जी जी सर। ठीक है। जी। तो उसके जो सवाल होंगे उनके फिर हम लाइव जवाब दे के देखेंगे कि हमने फिर इनको इसका जवाब देना कैसे। जी जैसे बिल्कुल। मुस्तफ़ा ने आज पॉइंट आउट किया था ना, जब हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग डिस्कस कर रहे थे, तो उसने एक कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा था जिसके मैंने इनको 2-3 जो है एग्जांपल्स दी थी। जी जी सर, इस तरह से उसी बात को लेके मुझे आइडिया आया था ज़हन में। मैं समझ गया हूँ, बहुत अच्छा आइडिया है आपका। इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट क्लास से ये काम करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस। तो नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी सैटरडे को शेड्यूल्ड है, कमिंग सैटरडे को, तब तक जो है आप 1 या 2 क्वेश्चन पेपर्स निकाल कर रखें, जिसमें से जो भी रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से सवाल आते हैं उनको आप अलग करके रखें, ताकि हम ठीक है। उनको ड्यूरिंग लेक्चर उनको टेकअप कर सकें। ठीक ठीक है है। सर। सर, ये मैंने अटेंडेंस के लिहाज से एक पूछना था जी कि सर जो आपको ना इसमें पहले लेक्चर में आपको इन्होंने नोट्स दिए थे पिफा वालों ने कि उसमें फैसलाबाद की, लाहौर की और कराची के स्टूडेंट्स के नाम थे अटेंडेंस में, तो सर इस्लामाबाद वालों के नहीं थे। जी तो जी, सर मैं अभी तो देखें हम इस्लामाबाद जो, से हूँ तो जी जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ इस चीज़ का। इस चीज़ का जवाब ये है कि देखें, ये जो आईडी इस्तेमाल हो रही है, ये पिफा की ऑफिशियल आईडी है। जो यस पहली क्लास में हमने आईडी इस्तेमाल की थी और जो रिव्यू क्लासेस में इस्तेमाल की थी, वो मेरी अपनी पर्सनल आईडी थी, जो कि जी सर बेसिक अकाउंट की होती है, जिसका एक सेशन 40 मिनट्स का होता है। तो आप देखें ओके कि सर हम पिछले ऑलमोस्ट 2 आवर्स से लगातार सेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीमियम आईडी है। तो इसके जी ऊपर जो रिकॉर्डिंग है वो पिफा के मेन हेड ऑफिस में हो रही है, और आपकी जो अटेंडेंस है वो भी मेन पिफा के हेड ऑफिस लगा रहा है। अब मैं इसकी अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि पहली ओके क्लास सर मैंने अपनी आईडी पे ली थी, इसलिए मैंने अटेंडेंस उसकी खुद ली थी। तो इस मीटिंग के जितने भी अटेंडीज हैं वो अपने पूरे नाम और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एंटर हों, यस और उनकी अटेंडेंस जो पिफा ऑफिस के होस्ट हैं वो खुद लगाएं। ठीक है। ओके सर ठीक है सर अच्छा जी, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, and I understand there are no other queries. Let's wind up this class and we will meet inshallah on Saturday, coming Saturday. ठीक है जी, I am ending the meeting. Allah Hafiz everybody, have a अल्लाह nice हाफिज सर, weekend. Allah Hafiz. Allah Hafiz. टेक केयर। Take care.